हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर गाजा में मरने वाले मासूम बच्चों की तस्वीरें दुनिया भर के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर सकती हैं, तो फिर अफगानिस्तान में मरने वाले मासूम बच्चों की तस्वीरें किसी को विचलित क्यों नहीं करती? और आखिर दर्द के इस दर्दनाक पहलू की कोई क्यों नहीं बात करता? ये तस्वीरें 8 साल के नूर आलम की है, जिसने पाकिस्तान के हवाई हमले में अपने पूरे परिवार को खो दिया है। नांगरहार प्रांत में हुए इस हमले में कई आम मुसलमानों ने पवित्र रमजान के महीने में अपनी जान गंवा दी। इन मुसलमानों की जानलेवा देश जो इनके लिए बना है, जो जान लेने वाला देश है, वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वही पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बताता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन मुस्लिम बच्चों का जीवन तबाह करने के लिए कोई भी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहा है। इजराइल की आलोचना सूट करने के हिसाब से की जाती है। फिलिस्तीन का मुद्दा अपनी सहूलियत से उठाई जाती है। लेकिन इन बच्चों का दर्द क्यों नहीं पहुंच रहा है उन मानवाधिकारों के बड़े स्तंभों तक? ना तो अब तक संयुक्त राष्ट्र में इस पर कोई विशेष प्रस्ताव लाकर अफगानिस्तान के इन मुस्लिम बच्चों के प्रति संवेदना ही जताई गई हो, ना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की है। क्या कसूर है इस बच्चे का? आज बड़ा सवाल यह है कि अगर मरने वाले बच्चों की पीड़ा मारने वाले लोगों का धर्म देखकर तय होने वाली है, तो इंसानियत और मानवता का यह ढोंग दुनिया में क्यों किया जा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि गाजा में मरने वाले बच्चों की मौत का कारण यहूदी धर्म को मानने वाला इजराइल है? इसीलिए गाजा के मुस्लिम बच्चों पर सब आंसू बहाते हैं, जय फिलिस्तीन, सेव फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में गरीब मुस्लिम बच्चों, उनके परिवारों पर बम बरसाने वाला देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसलिए इन बच्चों की चीख पर चारों तरफ खामोशी है। और यह बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, युद्ध तो यूक्रेन में भी चल रहा है, जहां पिछले 4 सालों में 763 मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं। 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को हमारे देश में जय यूक्रेन का नारा लगाते हुए देखा, या संसद में किसी को यूक्रेन के नाम से बैग लाते हुए देखा? सोचिए, आखिर धर्म के नाम पर यह कौन सा धर्म युद्ध खेला जा रहा है जिसमें दर्द को भी सिलेक्टिव बना दिया गया है? हम चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया अफगानिस्तान के इन रोते बिलखते बच्चों का दर्द सुने, जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों में अपने परिवार को खो दिया। और इनमें एक बच्चा तो ये कहता है कि वो और उसका भाई ईद पर एक जैसे कपड़े पहनने वाले थे, लेकिन इस हमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब वो पूरी तरह टूट चुके हैं। देखिए, और इसीलिए आज हमने ये वीडियो और इसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत की है। किसी ने सही कहा है कि कुछ दर्द कैमरों के सामने पैदा होते हैं, जबकि कुछ दर्द अंधेरे में दम तोड़ देते हैं, और इन बच्चों का दर्द उन्हीं में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई है। इसी सूची में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति ट्रंप के 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स से आधे से भी कम है, मतलब 5 करोड़ से भी कम है। प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर जेलेंस्की है, यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिनके 1 करोड़ 61 लाख फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आप आ जाइए प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे तो लगता है अगर आप ये 3-4 मिला लीजिए, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ 32 लाख, इन चारों को मिलाकर भी आप प्रधानमंत्री का कद नहीं छू सकते हैं। मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पायदान पर जो लुला डे सिल्वा ब्राजील के हेड है, 1.44 यानी 1 करोड़ 44 लाख, इन सब को जोड़ दीजिए तब भी 10 करोड़ का नंबर नहीं आता है। उसके बाद है रेसेप एर्दोआन, जो कि तुर्की के हेड है, 1 करोड़ 16 लाख। उसके बाद है नायब बुकले, जो कि एल साल्वाडोर के हैं, वो 1 करोड़ 15 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद जेवियर मिलाई हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उनके 64 लाख फॉलोअर्स हैं। 61 लाख फॉलोअर्स हैं इमानुएल मैक्रों के, और 56 लाख 81 हज़ार फॉलोअर्स हैं जॉर्जिया मेलोनी के, जो कि इटली की हेड है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री का जो कद है वो दिखता है कि जो दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर है, 5वें पायदान पर, उन सबको भी जोड़ लीजिए तो प्रधानमंत्री का 10 करोड़ का नंबर नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता का स्तर तब हासिल किया है जब वो पिछले 25 सालों से सत्ता में बने हुए हैं। पहले वो 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे
और इसके बाद 2014 से आज तक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और इतने सालों में कई बार नेताओं की लोकप्रियता कम होने लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग ही लीग बनाई है। इस लीग में अभी दुनिया का कोई भी नेता उनके आसपास नजर नहीं आता। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तब पहले ही दिन उनके फॉलोअर्स की संख्या 70,000 को पार कर गई थी। ये पहले दिन की, जब हम साल 2014 की बात कर रहे हैं तो 70,000 को पार कर गई थी। इसके बाद साल 2019 में आइए, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब यही फॉलोअर्स 3 करोड़ हो गए और जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तब यही फॉलोअर्स बढ़कर 8 करोड़ 30 लाख हो गए थे। और उसके बाद फरवरी 2026 में आज यही आंकड़ा, आप सोचिए, लगभग 1 साल के अंतराल में वो 10 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। ये देखने और चाहने की जो उत्सुकता लोगों में है वो किस तादाद में इस वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता उनके फैसलों, उनकी नीतियों, उनके विजन से बनी है और इस विजन को आप इन 2 तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। इनमें एक तस्वीर दिसंबर में भारत के दौरे पर आए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की है। और ये दोनों वो देश हैं जिन्हें अब तक अलग थलग करके रखा गया। यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया पर अमेरिका और यूरोप ने 26,000 प्रतिबंध लगाए। 26,000 प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए रशिया पर। और गाजा युद्ध के कारण मुस्लिम देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी देश पहला काम यही करता है कि वो अलग थलग पड़े इन देशों से दूरी बनाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे पर जाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है। और वो संदेश ये है कि भारत के हित के लिए जो जरूरी होगा वो हम सब करेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भारतीय परिधान में नजर आना हमारे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर हमारे देश के लोग इन तस्वीरों को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं? जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इसे नेहरू जैकेट बता रहे हैं, जबकि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इसे मोदी जैकेट बता रहे हैं। लेकिन इसके बारे में असली इतिहास क्या कहता है, आज आप उसे भी देख लीजिए। असल में भारत में क्लोज्ड नेक कोट यानी बंद गले के कोट और जैकेट पहनने का परिधान अचकन से आया, जिसका विकास मध्यकालीन भारत यानी मुगल काल में हुआ था। उस दौर में अचकन शेरवानी से अलग परिधान होता था, जिसमें कोट या जैकेट की लंबाई घुटनों तक भी होती थी और ये पूरी बाजू के फुल स्लीव वाले होते थे। लेकिन इसके बाद 20वीं सदी में अचकन के स्वरूप को बदला गया। भारत में प्रिंस कोट काफी मशहूर हुआ। ये वही प्रिंस कोट था जिसे 1930 के दशक में जोधपुर की पोलो टीम ने अपनी यूनिफॉर्म भी बनाया था, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद 1940 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी तरह की जैकेट पहनने लगे और जब वो कई देशों में इसी परिधान में नजर आए तो उनके जैकेट को नेहरू जैकेट का नाम दिया गया। हालांकि पंडित नेहरू जो जैकेट या कोट पहनते थे वो ज्यादातर फुल स्लीव्स वाले, पूरी बाजू वाले होते थे। पश्चिमी देशों में इसको कई बार इंग्लिश कोट से भी जोड़ा गया। साल 1964 में जब वोग मैगजीन में पंडित नेहरू की इसी जैकेट में तस्वीर प्रकाशित हुई तब इस जैकेट को उन्हीं के नाम से नेहरू जैकेट की पहचान मिली। और उस दौर में मशहूर फैशन डिजाइनर पेरे कार्डन, ओलेग कसीनी, गिलबर्ट फ्रू और डोमेनिको कारासेनी ने नेहरू जैकेट से मिलते जुलते कुछ ऐसे ही डिजाइन्स बनाए जिन्हें मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स, मशहूर गायक सैमी डेविस जूनियर और स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी ने पहना और दुनिया इसे नेहरू जैकेट कहने लगी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुर्ते के ऊपर आधी बाजू के ये जो बंद गले की जैकेट है वो पहनना शुरू किया, जिसे पहली बार मोदी जैकेट तब कहा गया जब 2018 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन ने यह बताया था कि उन्हें भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की जैकेट काफी पसंद आई थी। और इसके बाद जब ये जैकेट प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे के रूप में मून जे-इन को दक्षिण कोरिया भिजवाई तो उन्होंने इसे मोदी जैकेट कहा और यहीं से ये जैकेट मोदी जैकेट के नाम से दुनिया में चर्चित हो गई, जिसका हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। अब हमारे देश में इस पर भी खूब राजनीतिक टकराव होता है। कांग्रेस के समर्थक नेहरू जैकेट कह रहे हैं, बीजेपी के समर्थक मोदी जैकेट कहते हैं। तो बस एक वजह चाहिए आपस में टकराने की। खैर, इस राजनीति के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी जेरूसलम के होलोकास्ट मेमोरियल पहुंचे, जिसे जर्मन तानाशाह हिटलर के शासन में मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया।
इसके बाद भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें यह तय हुआ कि भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब इजराइल में भी भारतीय मूल के लोग और पर्यटक इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी बैठक में यह तय हुआ कि भारत और इजराइल के बीच बहुत जल्द ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी अंतिम रूप दिया जाएगा और रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में भी दोनों देश आपसी साझेदारी को बढ़ाएंगे। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने इतिहास में कल्पना की हो कि भारत और इजराइल के रिश्ते इतने भी मजबूत हो सकते हैं। भारत तो वो देश था जो खुलकर ये कहता था कि दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं होना चाहिए। साल 1920 से 1948 के बीच जब फिलिस्तीन का भूभाग ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में था, तब भारत ने ब्रिटेन से कहा था कि उसे फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए। उस वक्त महात्मा गांधी ने भी 26 नवंबर 1938 को अपने हरिजन अखबार में इजराइल देश बनाने का विरोध किया था और यह कहा था कि जैसे अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड है, वैसे ही अरब के मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों को बसाना सही नहीं होगा। लेकिन भारत और उसके जैसे कई देशों के विरोध के बावजूद ब्रिटेन ने साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इनमें एक फिलिस्तीन देश कहलाया, दूसरा इजराइल देश बना। यह भी तब हुआ जब इससे कुछ महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को भी 2 हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान नाम का देश बना दिया था। सोचने वाली बात यह थी कि भारत के उस समय के नेताओं ने अपने देश के विभाजन को किस तरह से स्वीकार किया, लेकिन फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध हुआ था। इन बातों को लेकर उस वक्त कई लोग हैरान हुए। उनका यह कहना था कि भारत को खुद के विभाजन से ज्यादा तकलीफ फिलिस्तीन के विभाजन से आखिर क्यों है। भारत की आजादी के बाद जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने पर वोटिंग हुई, तो भारत ने तब भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में संकलित किए गए दस्तावेजों के मुताबिक जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित इजराइल देश बनाने के खिलाफ मतदान करने वाली थी, तब उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थी। लेकिन इन धमकियों के बावजूद भारत ने अपना फैसला नहीं बदला। हमारे रहे दुनिया के नक्शे पर इजराइल देश नहीं बनना चाहिए। भारत के विरोध के बाद जब साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल देश बनाया, भारत का रुख नहीं बदला। साल 1949 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बनाने पर वोटिंग हुई। इस दौरान भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला। इजराइल को परेशान कर रही थी ये बात। वो चाहता था कि भारत उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करे। इसके लिए इजराइल ने अलग अलग समय पर कई अधिकारियों को भारत भेजा और मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर इजराइल का समर्थन करने की अपील की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी धर्म को मानते थे, इसीलिए भारत ने अपने रुख को बदला। साल 1950 में हमने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। हालांकि ऐसा करते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शब्दशः कहा था कि भारत अब तक इसलिए इजराइल बनाने का विरोध कर रहा था क्योंकि भारत को डर था कि इससे अरब देशों की भावना को ठेस पहुंच सकती है। और पंडित नेहरू का यही वक्तव्य बाद में इजराइल को लेकर हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत बना। ये दूसरी अगर आप देखिए तो ये दूसरा दौरा है पीएम का। लेकिन ये जो 1960 से दूरी, साल 1960 से ये दूरी तब ज्यादा दिखी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीन में गाजा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने इजराइल जाने से इनकार किया। हालांकि भारत के इस कड़े रुख के बाद भी इजराइल ने भारत को अपना दोस्त माना। गाजा से भारत लौटने के सिर्फ 2 साल बाद जब साल 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, तब इजराइल वो पहला देश था जिसने सबसे पहले भारत की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जम्मू कश्मीर और पीओके को लेकर पाकिस्तान को जमकर धोया। पीओके का कब्जा किए गए इलाकों को खाली करने की सख्त चेतावनी तक दे डाली है। भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान का दुष्प्रचार जलन से भरा है। हमारे जम्मू और कश्मीर का विकास बजट पाकिस्तान की IMF से मिली भीख के भी दोगुने से ज्यादा है। सुनिए। Mr. President, it is indeed hard to take lectures on democracy from a country where civilian governments rarely complete their terms. They ring hollow. The record voter turnout in general elections and assembly elections in Jammu and Kashmir is a testimony to the fact that people of Jammu and Kashmir have rejected the ideology of terrorism and violence propagated by Pakistan and are surging ahead on the path of development and democracy. Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La-La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. Mr. President, to conclude,
Despite Pakistan's efforts to destabilize the region through relentless state-sponsored terrorism, Jammu and Kashmir continues to surge ahead, politically, economically, and socially. Pakistan would do well if it focuses on fixing its deepening internal crisis than to mask them with grandstanding at such platform. The world can certainly see through its charade. Thank you. पाकिस्तान की धुलाई के बीच ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको जानना जरूरी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बयान भी तब आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में तीसरे दौर की वार्ता हुई है, जिसमें अमेरिका ने 4 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दे। दूसरी शर्त है ईरान सारा एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को ट्रांसफर करे। तीसरा, भविष्य में भी ईरान यूरेनियम को एनरिच नहीं कर पाएगा और ये पाबंदियां हमेशा के लिए लागू रहेंगी। और चौथी शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, लेकिन वो सिविल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकता है। ईरान को शुरुआती पाबंदियों में सीमित राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादा छूट तभी मिलेगी जब वो अमेरिका की शर्तों को मानेगा। ईरान ने कहा कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट पर समझौता नहीं करेगा। हालांकि वो परमाणु बम ना बनाना चाहता है और ना ही बनाएगा। The principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. एक तरफ ईरान अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने भी अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत, परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों को चेतावनी दे डाली है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक भव्य सैन्य परेड आयोजित की गई। इस परेड के दौरान किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को साफ शब्दों में चेतावनी दी। अपने भड़काऊ आक्रामक भाषण में उन्होंने साउथ कोरिया को अपना परमानेंट एनिमी बताया। किम जोंग उन ने कहा कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे तक ले जाएंगे। अगर नॉर्थ कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। इस परेड में किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी किम जू ए भी थी, जिन्हें भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। किम जोंग उन की बेटी इस पूरे कार्यक्रम में अपने पिता के साथ कदमताल करती हुई नजर आई। उन्होंने अपने पिता के साथ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस परेड में उनकी उपस्थिति से यह संकेत मिल रहा है कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। आने वाली पीढ़ियां इसकी कमान संभालेंगी, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता की बात है। पॉक्सो के इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है और हर दिन इसमें कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं। इस साल माघ मेले के दौरान 24 जनवरी को आशुतोष महाराज नाम के एक संत ने प्रयागराज के झूसी में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी ने माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान गुरु सेवा के नाम पर बच्चों का यौन शोषण किया। इस शिकायत के बाद जब एक्शन नहीं हुआ तो 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया गया, जिसके बाद 13 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई में 2 बच्चों को पेश किया गया और पीड़ित बच्चों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुदानंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया। केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष महाराज के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो चुका है। आशुतोष महाराज ने दावा किया कि माघ मेले के दौरान ही ये दोनों बच्चे उनके पास आए थे। उन्होंने खुद को अविमुक्तेश्वरानंद का बटुक यानी शिष्य बताया और आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी पिछले 1 साल से उनके साथ अनैतिक काम कर रहे हैं। आशुतोष महाराज का दावा था कि ये बच्चे अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर से भागकर उनके पास आए थे। पॉक्सो केस में आरोपी बनने से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की छवि को गहरा नुकसान हुआ है और वो इन गंभीर आरोपों को एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं। आरोप जिस व्यक्ति की तरफ से लगाए गए हैं वो एक अपराधी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक आशुतोष महाराज रामभद्राचार्य के चेला हैं और वो पहले भी झूठे केस लगाकर लोगों को धमका चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद उन पर सीधे सीधे धमकाकर उगाही का आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए तो जिस आशुतोष महाराज की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है उनका इतिहास भी कुछ ठीक नहीं है।
आशुतोष महाराज का असली नाम आशुतोष पांडे है। वो मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले हैं। साल 2022 में उन्होंने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा लेकर अपना नाम आशुतोष महाराज किया। साल 2022 में से पहले इनकी भी अपनी एक अलग क्राइम कुंडली थी। शामली के कांदला पुलिस स्टेशन में इनकी पहचान एक अपराधी और हिस्ट्री शीटर की है। शामली, लखनऊ, गोंडा में इन पर गुंडा एक्ट, गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आईटी एक्ट समेत कई आपराधिक धाराओं में लगभग 21 केस दर्ज है। आशुतोष महाराज यूपी के शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर की जेलों में भी रह चुके हैं। दिसंबर 2012 में आशुतोष महाराज पर पशु तस्करी के एक मामले में घूस देने के आरोप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद इन महाराज पर या एसपी पर अनेकों आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मामला संगीन है। मामला पॉक्सो एक्ट का है। इसकी गंभीरता बहुत बड़ी है। नियमों के तहत पॉक्सो केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इस मामले में अभी तक स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरी तरह से पक्का होने के बाद ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तैयारी की। उनकी लीगल टीम अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची है, जिस पर कल सुनवाई होनी है, कल फैसला आना है। अभी की जो स्थिति है उससे यही लग रहा है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट का है। इन पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट से यह पता चला है कि पीड़ित बच्चों का यौन शोषण हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ हुई हर ज्यादती की डिटेल्स दी गई हैं।